जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल ट्रेंडिंग गुरु में। दोस्तों आज हम कवर करेंगे कुमार गौरव सर की 7 फेर वाली सीरीज का पार्ट 3। ध्यान रहे आज का जो सेशन होगा दोस्तों वह 7 फेर वाली सीरीज का पार्ट 3 होगा। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वहां जाइए उन वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है वो। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन का आगाज करते हैं दोस्तों। बने रहिएगा सेशन में अंत तक, बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है आपको। देखिएगा, अमेरिका और कनाडा के बीच 49 डिग्री चैनल स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो अमेरिका देश है और कनाडा देश है, इन दोनों के बीच 49 डिग्री चैनल स्थित है। ठीक है ना, चलेगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है जो प्रवाल भित्ति से निर्मित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। ठीक है ना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो केवल प्रवाल भित्ति से निर्मित है। तो कौन सा है दोस्तों? तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। ठीक है ना, याद रखिएगा, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना, चलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर झील है जो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाए कि विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन से देश में स्थित है, एक तो प्रश्न ये बन गया, तो कौन से देश में? ऑस्ट्रेलिया में। और दोस्तों यही घुमा के एग्जामिनर ऐसे प्रश्न बना दे कि विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, 4 ऑप्शन दे दे। तो दोस्तों आप इस सेशन में ध्यान से पढ़े होंगे तो वहां उस ऑप्शन में दोस्तों राइट आंसर बिल्कुल भी लगाएंगे आप। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर झील है दोस्तों जो विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ठीक है डियर, चलेगा। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, सेशन आपको पसंद आ रहा तो सेशन को शेयर करें दोस्तों। ठीक है, अधिक से अधिक एस्पिरेंट के पास शेयर करें। चलेगा, समान सिविल संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में निहित है। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है ना, समान सिविल संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में निहित है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दोस्तों अनुच्छेद 51 में निहित है। ठीक है ना, देखो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं जो दोस्तों जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको याद कर लेना आपके लिए अति आवश्यक है। ठीक है ना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप दोस्तों पूरा ही अनुच्छेद याद करो। ठीक है, अगर आपकी दोस्तों अगर आप याद कर सकते हैं तो बिल्कुल भी आप याद करें। ठीक है ना, मगर कुछ इंपॉर्टेंट जरूर याद करें जो बार बार एग्जाम में रोटेट होते हैं वो अनुच्छेद। ठीक है ना, चलेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51 में निहित है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये जीएस का प्रश्न है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है प्रश्न कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन में आ जाता है क्षोभ मंडल, ठीक है ना, समताप मंडल, आयन मंडल, ऐसे करके आ जाएगा। तो आपको समताप मंडल राइट आंसर लगाने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, ओजोन छिद्र को सबसे पहले देखने वाला वैज्ञानिक फॉरमैन था। ठीक है दोस्तों, जो ओजोन में दोस्तों जो क्लोरोफ्लोरो की वजह से छिद्र हो रहा है, ठीक है ना, उसको सबसे पहले दोस्तों अवलोकन करने वाला, देखने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो फॉरमैन था। ठीक है, चलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन O3 का रंग नीला होता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ओजोन, पहले बात, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये भी ध्यान रख लो, O3 होता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ठीक है दोस्तों, वो रासायनिक सूत्र हो जाता है ओजोन का। ठीक है, और इसका रंग क्या होता है? तो दोस्तों ब्लू होता है, नीला होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब देखिए, ओजोन छिद्र को सबसे पहले देखने वाला वैज्ञानिक फॉरमैन था, ये तो क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो दोस्तों याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यह सेशन दोस्तों केवल और केवल रिवीजन के माध्यम से ही चला रहा हूं। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं एडिशनल पॉइंट इसलिए नहीं बता रहा आपको कि यहाँ पे लिखने का भी जगह नहीं है। ठीक है, तो मैं अधिक से अधिक प्रश्न लेके आया हूँ दोस्तों इस सेशन में। ठीक है, जो सर पढ़ाए हैं और जो एडिशनल बोले हैं उनको भी मैं इंक्लूड करके लाया हूँ। ठीक है ना,
बहुत मेहनत किया हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यह दोस्तों सेशन अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, मैं दावा करता हूं अगर ये सीरीज़ ना आप दोस्तों जो 10 एपिसोड है या 12 एपिसोड हो पूरी आप दोस्तों देखते हैं ना, तो आपको दोस्तों मैं दावा ठोक के कहता हूं आप जीके पार्ट में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। हर दोस्तों फील्ड से वो देखते हो दोस्तों, कुमार गौरव सर ने ये सीरीज बनाई थी, बहुत ही चर्चित सीरीज थी दोस्तों, 7 फेयर वाली सीरीज, और इसका कहीं भी PDF अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं उस वीडियो को देख के और सारे प्रश्नों को दोस्तों हैंड राइटिंग नोट्स बना के लाया हूँ इस सेशन में। ठीक है, चलेगा। तो द इंडिया स्ट्रगल पुस्तक किसकी है? तो सुभाष चंद्र बोस की है। ध्यान रखिएगा, द इंडिया स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस की है। ठीक है, और हरिपुरा अधिवेशन का दस्ता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। देखो मैं बार बार रिपीट इसलिए कर दे रहा हूँ ना, आपको दोस्तों ऑकवर्ड लग रहा तो बिल्कुल भी आप सुझाव दें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं रिपीट नहीं करूँगा, मगर मैं अपनी तरफ से इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि प्रश्न आपके जहन में उतर जाए। ठीक है, मेरा सेशन लेने का मेन मोटिव यही है कि 99% आपको इसी वक्त सेशन में ही प्रश्न याद हो जाए। ठीक है, चलेगा। यदि आप दोस्तों कंसंट्रेट होकर यहाँ पढ़ाई करते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल भी आपको याद होना तय है। ठीक है, देखिएगा, भजन सोपारी एक संतूर वादक थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, भजन सोपारी कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग करते थे? तो संतूर वादक थे। ठीक है ना, संतूर बजाते थे। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न, भारत में सभी नदियों पर बांध निर्मित परियोजना पहली पंचवर्ष योजना के तहत आई। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि जो भारत में सभी नदियों पर बांध बनाए गए, ठीक है दोस्तों, जो बांध निर्मित किए गए वह कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत वो दोस्तों बांध निर्मित किए गए? ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, तो पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और कब हुई? 1951 में। ठीक है, चलेगा। देखिए अगला प्रश्न, पंडित रविशंकर एक सितार वादक थे। ठीक है दोस्तों, पंडित रविशंकर एक कौन थे? सितार वादक थे। और भजन सोपारी संतूर, सितार संतूर दोनों अलग अलग हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। भजन सोपारी संतूर वादक, पंडित रविशंकर एक सितार वादक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिएगा, सहायक संधि प्रणाली वेलजली के समय आई थी। ठीक है दोस्तों, सहायक संधि प्रणाली किसके कार्यकाल के समय आई थी? तो वेलजली के कार्यकाल के समय आई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर पेश कीजिए। ठीक है ना, यदि मैं प्रश्नों को ज़्यादा गति दे रहा हूं तो बिल्कुल भी आप मतलब तुरंत आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दीजिए, मैं तुरंत दोस्तों और स्लो बोलूँगा। ठीक है, पर मैं अपने तरफ से बेहतर प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको प्रश्न याद दिला दूँ। ठीक है, याद करा दूँ। चलिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। ठीक है, देखो कृषि लागत और मूल्य आयोग इन दोनों की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान हेड इसके कौन है? विजय पाल हैं। ठीक है ना, मूल्य आयोग और कृषि लागत के वर्तमान हेड कौन है? तो दोस्तों विजय पाल हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, इसकी स्थापना स्वामीनाथन समिति के सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना दोस्तों स्वामीनाथन समिति के सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, स्पष्ट समझ में आ गया आपको? चलेगा, देखते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। देखिएगा, यह प्रक्रिया MSP डिसाइड करती है फसलों पर। ठीक है ना दोस्तों, आप दोस्तों MSP तो जानते हो काफ़ी चर्चित मैटर था। ठीक है ना, जिनमें पंजाब हरियाणा के किसान दोस्तों अनशन पर बैठे थे, और ये जो यूपी विधानसभा का चुनाव हुआ उसके ठीक पहले दोस्तों ये मतलब वापस ले लिया सरकार ने। ठीक है, तो दोस्तों यह प्रक्रिया MSP डिसाइड करती है। ठीक है ना, फसलों पर। चलेगा, अगला प्रश्न देखिए, नाटो की स्थापना 1949 में हुई, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स नगर बेल्जियम में है। ठीक है, देखो नाटो की बात याद आई तो बता दूं आपको, जो दोस्तों रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा तो इसी मैटर पे चल रहा था। ठीक है, ये दोस्तों जो यूक्रेन था नाटो में शामिल होना चाहता था, और ये रूस को मंजूर नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों यही कुछ मैटर होगा उन लोगों के बीच, बाकी और भी आंतरिक मैटर हो सकते हैं दोस्तों उनके लड़ाई का। अभी भी उनकी दोस्तों लड़ाई जारी है, अभी भी दोस्तों युद्ध की समाप्ति नहीं हुई है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था, और इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेल्जियम, ब्रुसेल्स नगर बेल्जियम में है। ठीक है, चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं। व्यापगत का सिद्धांत डलहौजी के समय आया था।
ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। व्यापगत का सिद्धांत कब आया था दोस्तों? तो डलहौजी के समय आया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अली अकबर खान सरोद वादक थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन वादक थे? तो सरोद वादक थे। कौन? अली अकबर खान। ठीक है, चलेगा। और प्रश्नों को देखते हैं, देखिएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इंडियन ऑयल संस्थान दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले जीएस कुरुंद को दिया गया था। मैं बार बार बताता हूं, जब बात पहले की आती है थोड़ा प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किनको दिया गया? तो किनको दिया गया? याद रखिएगा, जीएस कुरुंद को दिया गया। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय दोस्तों कोलकाता में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है। ठीक है, देखिएगा। और दोस्तों साथ साथ बता दूं, JSI की पहली महिला हेड कौन ही? धूति बनर्जी थी। ठीक है ना, JSI की पहली महिला हेड कौन है? तो धूति बनर्जी हैं। ठीक, देखिएगा। विरासत संरक्षण अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय आया था। ठीक है दोस्तों, विरासत संरक्षण अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय आया था दोस्तों। ठीक है, चलिएगा देखते हैं और प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों, देखिएगा। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत निम्न सुधार किए गए। देखो दोस्तों, जो हमारे भारतीय संविधान में संशोधन हुए, उसमें जो 73वां संशोधन हुआ दोस्तों, ठीक है, उस 73वें संशोधन में देखिए निम्न सुधार किए गए। वो कौन कौन से सुधार हुए दोस्तों, एक एक करके उन सारे सुधारों को जानते हैं। ठीक है, देखिएगा। पहला क्या हुआ? तो भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, भाग 9 जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा। और अनुसूची 11 बनी। ठीक है, भाग 9 जोड़ा गया, अनुसूची 11 का निर्माण हुआ। ठीक है, देखिएगा। अनुसूची 11 में कुल 29 विषय थे। ठीक है, अनुसूची 11 में कुल कितने विषय थे? तो 29 विषय थे। ठीक है, चलिएगा और देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या सुधार हुआ। देखिएगा, इस संविधान संशोधन के फलस्वरूप 16 अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक है, इस 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दोस्तों 16 अनुच्छेद नए जोड़े गए। ठीक है ना, देखिएगा। इस संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज से है। पूछ सकता है दोस्तों एग्जाम में कि जो 73वां संविधान संशोधन है, ठीक है दोस्तों, इसका संबंध किससे है? प्रश्न आ जाए पंचायती राज, कई मतलब 4 ऑप्शन बन जाए तो आपको दोस्तों पंचायती राज ऑप्शन लगाने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखते हैं और प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। और हम बता दें आपको, सेशन के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ ही समय में सेशन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज का देखिएगा। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 20 अक्टूबर 1959 में लागू हुई थी। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये दोस्तों प्रश्न कई बार कई एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, देखो मैं बार बार बोलता हूं, प्रश्न कहीं से पैदा नहीं होते, स्टैटिक नहीं बदलता दोस्तों। ठीक है, बदलते हैं तो करंट बदलते हैं। मानो कभी राज्यपाल बदल गए, कभी आज राज्यपाल ये हैं तो कल वो बदल जाएंगे, आज मुख्यमंत्री ये हैं तो ये बदल, मतलब करंट बदलता रहता है, मगर स्टैटिक नहीं बदलता दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है वो सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 20 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, देखो अब जो दोस्तों ये प्रश्न है, आप ये बताओ 100 साल बाद भी क्या प्रश्न चेंज होगा? नहीं ना होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ स्टैटिक इज नो चेंज, ओनली फॉर चेंज करंट अफेयर। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न देखिए। बट ध्यान रहे दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का चुनाव पहली बार आंध्र प्रदेश में हुआ था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके आगे मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं। ठीक है ना, जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है सर्वप्रथम तो दोस्तों नागौर जिले से लागू हुआ, मगर इसका पहला चुनाव आंध्र प्रदेश में हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा प्रश्न। ठीक है ना, चलिए और दोस्तों आज का सेशन का अंतिम प्रश्न देख लीजिए। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल 10 डिग्री है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जो अंडमान निकोबार है दोस्तों, इन दोनों को अलग करने वाला कौन सा चैनल है? तो 10 डिग्री है। ठीक है, चलिए
तो दोस्तों सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा सुझाव जरूर दें, और जो भी सेशन रिलेटेड क्वायरी है दोस्तों बिल्कुल भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और दोस्तों आपको बता दूं एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। बिहार में बम्पर भर्ती का ऐलान की है बिहार सरकार ने, ठीक है। तो बिहार युवाओं को दोस्तों बिल्कुल भी मतलब अवेयर हो जाना है दोस्तों। बहुत ही बम्पर वैकेंसी का ऐलान किया है बिहार सरकार ने, और यूपी में भी दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों ऐलान होने ही वाला है जल्दी से, क्योंकि ना आप जानते हैं जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है ना 2024 के मार्च में, इसके पहले पहले यहाँ भी बम्पर भर्ती आएगी। रेलवे में आएगी, यूपी SSSC के माध्यम से आएगी, SSC में आएंगी। तो आप दोस्तों अभी से मेहनत करके एकदम मतलब आपको ले ही लेने उसमें से एक सीट, ठीक है ना। कंटिन्यू मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए। सारे काम को दोस्तों मतलब प्राथमिकता ना देते हुए केवल और केवल सर्वोत्तम प्राथमिकता दीजिए पढ़ाई को, ठीक है। तब जाके आप सिलेक्शन ले पाएंगे। इतनी भीड़ भरी दुनिया में दोस्तों इतने लोग दोस्तों फॉर्म भरने वाले हैं, इसमें से दोस्तों आपको लड़ाई लेनी है, ठीक है। उन लोगों से भी लड़ाई लेनी है जो 12-12 घंटा रगड़ रहे हैं दोस्तों लाइब्रेरी में, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि 1 घंटा पढ़ के आप जाके क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। आपको दोस्तों हर फील्ड से आपको प्रश्न आपको याद करने हैं, और हर सब्जेक्ट बना के जाने। केवल और केवल यही पढ़ने से नहीं होना, आपको मैथ पे भी उतना फोकस करने हैं, रीजनिंग पे भी उतना फोकस करने हैं दोस्तों, और जीके पर भी करने हैं, जीएस पे भी करने हैं। जो वैकेंसी आने वाली है उसका दोस्तों जो सिलेबस है, ठीक है, जो सिलेबस है दोस्तों उसको देखते हुए आप पूरी तरह प्रिपेयर होकर जाएँ, ठीक है। तब जाके आप दोस्तों क्वालिफाई कर पाएंगे एग्जाम को। चलिए ठीक है, सेशन को समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, देखते रहिए आते रहिए हमारे चैनल पर, और ऐसी ही बेहतरीन सेशन को दोस्तों आप देखते रहिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।